राहुल गांधी जी ने देश भर के अंदर जो है यात्राएं की, यात्रा का परिणाम है। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो कहाँ गई? काला धन लाने वाले थे, वो कहाँ हुआ? रुपया कटोरे लेके भीख मांग रहा है, तो नहीं क्या इस मुल्क को लूटा है और सिर्फ अपने दोस्तों को अरबपति बनाने का काम किया है। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जो जनता की आवाज होगी, जो महिला को नग्न कर कर उसको मार्च कराया जाता है कि जान को खतरा है, तो जान बचाने के लिए दरभंगा एम्स जाया जा सकता है। ठीक है, वैक्सीन को जबरदस्ती लगवाया गया, तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग रहा होगा। नीतीश जी का तो अब कोई औचित्य बच नहीं गया बिहार की राजनीति में। ये चुनाव वैसे भी उनका आखिरी चुनाव है। 1 लाख रुपए सालाना गरीब महिलाओं को हम लोग देंगे। मंगलसूत्र कौन छीना? मंगलसूत्र तो आपने छीना अपनी पत्नी का। हमारा फोकस इस वक्त देश में सिर्फ और सिर्फ 2 गधों के ऊपर है। देखिए, प्रधानमंत्री जो है अपने नीचतम स्तर पर है। अच्छे दिन तो चले गए। इस वक्त मैं मिथिला की राजधानी यानी दरभंगा में मौजूद हूं और बिहार की राजनीति में बदलाव भी देखा जा रहा है। बिहार ही नहीं, हर एक राज्य में कहीं ना कहीं हवा चल रही है परिवर्तन की। अब देखना होगा कि मस्कूर उस्मानी साहब हमें क्या जानकारी देते हैं। और उस्मानी साहब से ये मैं सबसे पहले सवाल करूंगी कि अब राहुल गांधी जिस तरह से पद यात्रा के बाद मजबूती के साथ जिस तरीके से सदन से लेकर सदन के बाहर, रोड से लेकर सड़क तक सवाल पूछ रहे हैं और सरकार और हुकूमत पर लगातार हावी होते नजर आ रहे हैं, और मस्कूर उस्मानी साहब से ये भी सवाल होगा कि आने वाले वक्त यानी 4 जून को क्या परिवर्तन की लहर चलने वाली है? क्या सरकार बदलने वाली है? जो रिपोर्ट मुझे ज़मीन पर मिल पा रही है उसमें परिवर्तन की हवा लगातार देखी जा सकती है। सबसे पहले मस्कूर उस्मानी साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ विन पर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मस्कूर साहब, पहला सवाल यही होगा, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से डटकर मैदान में आप सभी थे और राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे थे, उससे बहुत सारी चीज़ें निकली है बाहर और मजबूती के साथ कांग्रेस एक बार मैदान में आई है। इस बार क्या ताल ठोक कर आप लोग इंडिया वाले हैं क्या सामने? जी बिल्कुल। जो चुनाव से जस्ट पहले आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने देश भर के अंदर जो है यात्राएं की और पैदल चले, वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और फिर जलते हुए मणिपुर से लेके बम्बई तक। और निश्चित तौर पे ये उसी यात्रा का परिणाम है। राहुल जी ने यात्रा में बार बार एक बात कही कि इस देश को नफ़रत की आग में जो ढकेला है भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, हमें उस नफ़रत की आंधी से देश को निकालना है और देश को बचाना है और नफ़रत को कम करना है और मोहब्बत के पैगाम को आम करना है। बार बार राहुल जी ने इस बात को कहा। जब से यात्रा शुरू हुई, पहली यात्रा और फिर दूसरी यात्रा, तो 2-2.5 साल के अंदर में जो ये परिवर्तन देखने को मिला, आज उसी परिवर्तन का नतीजा है। उन्हीं के बोलने का, उनके चलने का, उनकी यात्राओं का नतीजा कि आपको परिवर्तन की लहर ज़मीन पर दिख रही है। आप कहीं भी चले जाएं, आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर जगह लोगों के बीच में गहरा असंतोष है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो कहाँ गई? लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी काला धन लाने वाले थे, वो कहाँ हुआ? लोग ये सवाल कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने थे, 3 गुने ज़्यादा कैसे बढ़ गए? लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल जो 60 रुपये का महंगा लग रहा था, वो आज 100 रुपये हो गया, 100 से ज़्यादा हो चुका है, उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही है? लोग इस बात पे सवाल करना चाह रहे हैं कि डॉलर का रेट जो 55-60 रुपये था, वो आज 85 पहुँच चुका है। रुपया कटोरे लेके भीख मांग रहा है, तो क्यों नहीं मोदी जी कुछ कर पा रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वो आए थे। इन सब मुद्दों का कोई जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों पे वो बात करने को तैयार हैं। 10 साल सरकार में रहने के बाद भी आपको वही बात करनी पड़ रही है जो आपने 2013-14 के कैंपेन में किया था। तो आपने 10 साल के अंदर कुछ नहीं किया, इस मुल्क को लूटा है और सिर्फ अपने दोस्तों को अरबपति बनाने का काम किया है। और इसीलिए ज़मीन पर परिवर्तन की लहर है और निश्चित तौर पर इस बार हम लोग कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जो जनता की आवाज़ होगी, जो जनता के लिए काम करेगी। अगर यहाँ पर मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर को लेकर के कई सवाल उठे थे, सबने इसका विरोध किया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आखिर मणिपुर क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? क्या उनकी मजबूरी थी कि वो नहीं पहुँच पाए? वहाँ के मुख्यमंत्री को डिसमिस नहीं किया गया? क्या वजह हो सकती है? वजह क्या होगी? प्रधानमंत्री के कैबिनेट में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर संगीन मुकदमे दर्ज हैं। कैबिनेट में ऐसे लोग हैं, उनके गठबंधन में ऐसे लोग हैं, उनके लिए प्रचार वो करते हैं। आप देखिए कि कर्नाटका के अंदर क्या हुआ। आपने देखा प्रधानमंत्री ने किसके लिए वोट मांगा? उसके लिए वोट मांगा जिसने 100 से ज़्यादा महिलाओं को प्रताड़ित किया।
प्रधानमंत्री ने किसको टिकट दिया? कैसरगंज से। कैसरगंज से प्रधानमंत्री ने किसको टिकट दिया? उसको व्यक्ति को टिकट दिया जिसके ऊपर हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश के लिए सिल्वर और गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला पहलवान, जिसको मानसिक और शारीरिक से प्रताड़ित किया गया, उसके लड़के को टिकट दिया। वो भी वो निवर्तमान सांसद है। उनको आपने कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना के रखा, दोबारा अध्यक्ष चुनवा दिया उनको। तो देश की जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों का सहयोग करते हैं और प्रधानमंत्री की जो कोटरी है वो ऐसे ही लोगों से भरी हुई है। तो जब ऐसे लोगों से भरी होगी तो वो मणिपुर कैसे जा सकती हैं, जहाँ पर एक महिला को नग्न कर कर उसको मार्च कराया जाता है। और एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों केसेस है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वहाँ के मुख्यमंत्री खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कि ये तो एक घटना है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई है। तो जलते हुए मणिपुर को, जिसमें पानी डालने का काम करना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर घी डालने का काम किया। वहाँ पर मुख्यमंत्री को ना बदला, वहाँ पर जो है किसी तरह की पीस की एक्टिविटीज़ नहीं की उन्होंने, और पूरा नॉर्थ ईस्ट को जो है वो आग की लपेट में इन्होंने ढकेल दिया है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हमारी सरकार आएगी इंडिया अलायंस की, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, तो निश्चित तौर पर हम लोग इन तमाम इश्यूज़ को सबसे पहले इन पे बातचीत करेंगे, इनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। पहले भी हमने ही समाधान निकाला है। इस देश को बनाने में हमारा योगदान है, इन तमाम मुद्दों को समाधान निकालने में हमारा योगदान है। पीस एकॉर्ड होगा और शांति के साथ वार्ता भी होगी, और हम लोग ये करेंगे सरकार में आने के बाद। बड़ा मुद्दा तो बॉन्ड स्कैम भी है, बड़ा मुद्दा आपको कोविशील्ड को लेकर हो गया। अब मुझसे लोग सवाल रोड पर पूछने लगे मुझसे ही कि मैडम आप ये बताएं, हम लोगों को जान को खतरा है। देखिए, जान को खतरा है तो जान बचाने के लिए दरभंगा एम्स जाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको भी कोई परेशानी हो तो आप दरभंगा एम्स जाकर इलाज करा सकती हैं अपना। लेकिन उस एम्स का पता सिर्फ और सिर्फ आपको इस देश में एक व्यक्ति दे सकता है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो इस देश का प्रधानमंत्री है। क्योंकि उन्होंने 5 बार इस एम्स का उद्घाटन शिलान्यास कर दिया है मुँह से। पट्टी लगी हुई है वहाँ। तो अब ये तो मोदी जी बता पाएंगे, हमें तो कहीं नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब हो या ग्राउंड पे आपसे लोग पूछे तो आप बोले कि दरभंगा एम्स में इलाज कराएं, ठीक है। तो इस तरह से लोगों को छलने का काम प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये तमाम जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जो स्कैम हुए हैं, जिस तरह से वैक्सीन की कालाबाजारी की गई, वैक्सीन को ज़बरदस्ती लगवाया गया, बेचा गया, और इसलिए नहीं किया गया वैक्सीन कि शायद लोगों की जान बचाई जाए। वैक्सीन इसीलिए बेचा गया ताकि भारतीय जनता पार्टी के पास चंदा आ पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में सैकड़ों करोड़ों रुपए आए उनके पास, 100 करोड़ का चंदा आ जाए उनके पास, इसलिए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड वहाँ पर जमा करवाए तमाम वैक्सीन की कंपनियों से। और जिसका नतीजा क्या है कि उस वैक्सीन को सही से ट्रायल नहीं हुआ, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कंपनियों से दलाली वसूलने के लिए, पैसे वसूलने के लिए इस तरह की हरकतें करती है, और इस तरह की हरकतें कर कर देश की आम जनता के जान को जोखिम में डालने का काम किया। और विपक्ष की गलती है, विपक्ष को चंदा मिला ना 100 करोड़ रुपया वैक्सीन की कंपनी से, तो इसीलिए अब तो पोस्टर से फोटो हटा दिया गया, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। देखिए मैं क्या बताऊं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है पिछले 10 साल के अंदर में, उनको सिर्फ पोस्टर से फ़ोटो नहीं हटाना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा था मेरा क्या है, मैं तो झोला लेके निकल जाऊंगा। आप देखिएगा कि ये लोग इस चुनाव के बाद झोला ही लेके भागते फिरेंगे कहीं ना कहीं। और पहली बार होगा देश के इतिहास में कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री, चूँकि जब जांच बैठेगी, सब चीज़ों की जांच बैठेगी हमारी सरकार आने के बाद, तो जब जांच बैठेगी तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग रहा होगा, क्योंकि जेल जाने से इन लोगों को डर लगता है। चलिए, अब बात ये भी होगी कि दरभंगा को क्या मिला। दरभंगा को एम्स मिला। और क्या मिला? एम्स मिला। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बदलाव और बदलने के बाद कैसी दिख रही हैं? देखिए, नीतीश जी का तो अब कोई औचित्य बच नहीं गया बिहार की राजनीति में। ये चुनाव वैसे भी उनका आखिरी चुनाव है, और इस चुनाव के बाद नीतीश जी की पार्टी मुझे लगता नहीं है कि बच पाएगी। अभी भी नहीं बची हुई है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उनके या तो छोड़ के चले गए हैं या छोड़ने के कगार पे हैं। तो नीतीश जी पे अब बिहार की राजनीति केंद्रित नहीं रहेगी। बिहार की राजनीति अब निश्चित तौर पर जो है वो क्या नाम है, हम लोग जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, लोगों ने इस बात को डिसाइड कर लिया है कि यही वो लोग हैं
जो हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारे मुद्दों के लिए लड़ेंगे, तो लोग हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और हमें वोट करेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग इस पर सरकार बना रहे हैं। कल कारखाने बंद कर दिए गए हैं, उन तमाम चीज़ों पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, हम लोगों ने मैनिफेस्टो में वादा किया है और हमारे वादे मोदी के वादे नहीं हैं, झूठे वादे नहीं हैं। हमने कहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने के बाद देश की आधी आबादी जो महिलाओं की है, उसको जो है 1 लाख रुपए सालाना गरीब महिलाओं को हम लोग देंगे। इतना ही नहीं, जो नौजवान युवा जो डिग्री और डिप्लोमा करके यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उनको 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप के देंगे हम लोग 1 साल के। उनको जब कॉलेज से वो निकलेंगे तो उनको ट्रेनिंग कराएंगे, प्राइवेट कंपनी के अंदर, सरकारी ऑफिसेज़ के अंदर, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में उनको ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग को फ्री में नहीं कराएंगे उनसे, 1 लाख रुपए उनको देंगे उस ट्रेनिंग का। तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 लोगों को अरबपति बनाने की बात कर रही है, वहाँ पर राहुल जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग करोड़ों महिलाओं को, जो देश की आधी आबादी है, और करोड़ों युवाओं को, जो देश की आधी आबादी है, वो उनको हम लोग जो है लाखपति बनाने की बात कर रहे हैं। तो लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है, लोग हमारे ऊपर भरोसा करके हर जगह मतदान किए हैं। पहले, दूसरे, तीसरे फेज़ में, चौथे फेज़ का चुनाव है। अब निश्चित तौर पर इस फेज़ में भी हमारे पक्ष में देश भर के अंदर मतदान होगा। पहले, दूसरे, तीसरे फेज़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट हुआ है, हताशा साफ दिख रही है कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने अब मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो ये हो गया तो वो, मंगलसूत्र, ठीक है, मंगलसूत्र बेच देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि मंगलसूत्र कौन छीना? मंगलसूत्र तो आपने छीना अपनी पत्नी का। आपने अपनी पत्नी को कभी पत्नी का अधिकार नहीं दिया, आपने छीना। आपके लोग हैं जो पत्नियों को पत्नी का अधिकार नहीं देते हैं, तो आप छीनने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का तो ये इतिहास रहा है कि जब देश संकट में आया तो हम लोगों ने अपने सारे संपत्ति को देश के लिए निछावर कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने अपने सारे गहने दे दिए युद्ध के दौरान, और उस गहने जो उन्होंने दिए थे, उस गहने में उनका एक मंगलसूत्र भी था जो सोने का था। तो हम तो इस देश के लिए कुर्बानी देते हैं। 18 गोलियां लगी इंदिरा जी को, देश के लिए कुर्बान हो गई। हम लोग कुर्बानी देने वाले व्यक्ति, किससे कुछ लेने वाले व्यक्ति नहीं है। बोल रहे हैं कि आपसे आपकी भैंस छीन लेंगे, गाय छीन लेंगे। तो अब मतलब हंसी आती है कि क्या देश की जनता को प्रधानमंत्री मूर्ख समझते हैं कि एकदम मूर्ख है जो किसी भी बात पे यकीन कर लेंगे। हमारा फोकस जो है ना, वो इस वक्त किसी की गाय पे, किसी की भैंस पे, किसी की बकरी पे, किसी के घोड़े पे, किसी के हाथी पे नहीं है। हमारा फोकस इस वक्त देश में सिर्फ और सिर्फ 2 गधों के ऊपर है। अब आप समझ लीजिए कौन है वो 2 गधे। हमारा फोकस उन 2 गधों के ऊपर है। इसके ऊपर, उसके बाद हमारा फोकस किसी भी जानवर के ऊपर नहीं है, ठीक है, कि हम किसी भी जानवर के ऊपर फोकस करेंगे। सब अपनी संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है उनके पास रहेगी। हमारी सरकार देश में 55 साल रही, हमने किसकी संपत्ति ली? किसी की नहीं ली। किससे मंगलसूत्र लिया? नहीं लिया। हमने तो अपनी संपत्ति दी। आज राहुल जी के पास कोई अपना घर नहीं है, सोनिया जी के पास अपना घर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी संपत्ति उनके पुरखों ने, उन लोगों ने दान कर दी देश को। चाहे वो इलाहाबाद की संपत्ति हो, लखनऊ की संपत्ति हो, दिल्ली के अंदर संपत्ति हो, सब दान कर दिया। कुछ नहीं है उनके पास। तो वो लोग दान करने वाले लोग हैं। मोदी जी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी जिस तरीके से इस बार भाषण दे रहे हैं, 2014 देखा, 2019 देखा, उस अब के भाषण में आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जो है अपने नीचतम स्तर पर हैं। और मुझे मणिशंकर जी की बात याद आती है। उन्होंने कुछ बात कही थी आज से लगभग 7 साल पहले, और मुझे लगता है कि उनकी बात सही साबित हो रही है। जिस तरह के वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री कर, लगता नहीं है, ऐसा लग रहा कोई सड़क छाप आदमी बात कर रहा हो, कोई सड़क छाप चलता फिरता गुंडा बात कर रहा हो। इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा बहुत अफसोसनाक है। आप निश्चित तौर पर आप हमारे विरोधी हैं, लेकिन विरोध का भी एक स्वर होता है, विरोध की भी एक सीमाएं होती हैं। ये 10 साल के अंदर रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए कि आपने क्या किया है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड कहाँ से पेश करेंगे? उनके रिपोर्ट कार्ड में विजय माल्या होगा जो देश के छोड़ के भाग गया। उनके रिपोर्ट कार्ड में जो है ललित मोदी होगा जो देश छोड़ के बाहर गया। उनके रिपोर्ट कार्ड में जो है वो अडानी होंगे, अंबानी होंगे। तो जब आपके रिपोर्ट कार्ड में ऐसे लोग होंगे
तो आप कुछ बात नहीं कर पाएंगे ना तर्क आप। रिपोर्ट कार्ड में ज़्यादातर बलात्कारी होंगे। जी बिल्कुल, आपके रिपोर्ट कार्ड में बृजभूषण सिंह होंगे, आपके रिपोर्ट कार्ड में और तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने महिलाओं को प्रताड़ित किया, आपके रिपोर्ट कार्ड में रेवन्ना होंगे, ठीक है, जिनको आपने बचाया, जिनके लिए आपने कहा जाके कि एक एक वोट इनको दीजिए ताकि मैं मजबूत हूँ। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि ये बलात्कारी को वोट देने से प्रधानमंत्री कैसे मजबूत होते हैं? ये देश की जनता जानना चाहती है, हम लोग जानना चाहते हैं, बताइए इस बात को। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब नहीं होने की वजह सिर्फ एक है और ये है कि देश की जनता अब इनसे सवाल पूछ रही है कि 10 साल में क्या किया, क्यों पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए, गैस के दाम कम नहीं हुए, रुपया मजबूत क्यों नहीं हुआ डॉलर के सामने। ये सब बात देश की जनता पूछ रही है कि हमको 400 का सिलेंडर हमारे लिए अच्छा था, हमारे लिए वही अच्छे दिन थे, आपके अच्छे दिन 1200 रुपये सिलेंडर का हमको नहीं चाहिए, ये पूछ रही है जनता। अच्छे दिन आएंगे, क्या इस बार आपने सुना है ये लाइन? नहीं, इस बार कहाँ से सुनेंगे, अच्छे दिन तो चले गए, ठीक है, अच्छे दिन तो चले गए, देश की जनता के जो अच्छे दिन थे वो चले गए। 2014 तक हर किसी के पास पैसे होते थे, लोग उस पैसे को खर्च करते थे, अपने लिए सामान साधन संसाधन को जुटाते थे। आज क्या है, आज इस देश के अंदर लिक्विडिटी ख़त्म हो गई है, पैसे ही नहीं है किसी के पास, लोग भीख मांगने को मजबूर हो चुके हैं। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी चली गई, जो लोग कारोबार कर रहे थे उनके कारोबार ख़त्म हो गए। तो जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है अभी इस दरमियान, मुझे लगता है कि ये बहुत भयावह स्थिति है और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। इसीलिए चरमरा गई है क्योंकि पहले सबके पास पैसे होते थे, अब 25-30 लोगों के पास पैसे देश के। अब जो है देश पूरी तरीके से खोखला हो गया। अब जो है अंबानी अपने बच्चे की शादी का पहले का फंक्शन 1000 करोड़ में करता है, प्री वेडिंग फंक्शन, लेकिन एक गरीब घर की बच्ची कैसे रुखसत होगी, कैसे उसका कन्यादान होगा, उसके लिए गरीब घर के लोग लोन पे लोन ले रहे हैं और लोन लेने के बाद जो है उनके ऊपर इतनी कार्रवाई होती है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। देखिए 5 किलो राशन मोदी जी ने नहीं दिया है, ये बात समझिए। पीडीएस का जो सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हम लोग लेकर आए थे और हम लोग उस पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो भी गरीब लोग होते थे उनको राशन देते थे, पहले भी देते थे। मोदी जी ने इस 5 किलो राशन को ब्रांड किया, इस 5 किलो राशन को के झोले के ऊपर अपनी फ़ोटो चिपकाई, इस 5 किलो राशन को रीपैकेज करके अपना फ़ोटो डालकर उसको उन्होंने चुनाव के लिए वोट लेने में इस्तेमाल किया। हमने कभी नहीं वोट लिया, हम आरटीआई लेकर आए, क्या हमने वोट लिया आरटीआई के नाम पे? हम राइट टू एजुकेशन लेके आए, क्या हमने कभी वोट लिया राइट टू एजुकेशन के नाम पे कि भाई सबको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, फ्री में शिक्षा मिलेगी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में? तो क्या हमने उसके नाम पे वोट लिया? नहीं। ये तो काम होता है सरकारों का। पीडीएस हम लेकर आए तो हमने क्या कभी जाकर इसके लिए वोट मांगा? नहीं मांगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया कि नमक मेरा खाते तो वोट किसको दोगे? तो शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी क्या अपने मामा जी के घर से या ताया जी के घर से लेकर आ रहे हैं पैसा जो राशन? ये खुद कहती हैं कि जिसका नमक खाते उसी पर आप सवाल पूछते हैं। अफसोसनाक है, चूंकि वो संवैधानिक पद पर हैं इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये अफसोसनाक बात है। ये देश का पैसा है। आप एक पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदते हैं 3-4 रुपए का, उसके ऊपर लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसके अंदर सारा कर, सारा टैक्स ऐड है। तो आप अगर कुछ नहीं करते हैं, अगर आपको किसी ने दान दिया उसके बाद भी अगर आप पार्ले जी खरीदेंगे तो आपने सरकार को टैक्स दिया है और सरकार उस टैक्स के पैसे से आपको सुविधा प्रोवाइड करती है, आपको सड़क देती है, आपको बिजली में सब्सिडी देती है, आपको नाले बनवा के देती है, पुल पुलिया बनवा के देती है, बस स्टैंड बनवा के देती है, एयरपोर्ट बनवा के देती है, तमाम सुविधा आपके लिए देती है। उसी तरह से आपको जो है पीडीएस सिस्टम से आपको राशन भी मिल रहा था। तो ये मोदी जी का नमक कहाँ से हो गया? तो अब जनता समझ गई है। जनता कुछ समय के लिए गुमराह हो गई थी, उनकी बातों में आ गई थी, क्योंकि बतौलेबाज तो हैं वो, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि ये हमारे पैसे को की चीज़ों को रीपैकेज करके जो हमें पहले से सरकारें दे रही थी उससे हमको ठगने का काम किया है। अब लेकिन देश की जनता अब नहीं ठगाएगी, होशियार हो गई, अब सब कुछ समझ चुकी है। बिहार में 40 सीट में इंडिया अलायंस को कितनी सीट आ सकती है? निश्चित तौर पर हम लोग इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पिछली बार हमारे गठबंधन को सिर्फ 1 सीटें मिली थी और इस बार बड़ी अच्छी लड़ाई है। हम तमाम जगह पर लीड कर रहे हैं। अभी तक 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। जब आप मुझसे बात कर रही हैं, 4थे चरण के चुनाव में जो है वो 1 से 2 दिन का समय बचा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जितने चरण के चुनाव हुए हैं, फिलहाल बीजेपी या एनडीए गठबंधन को
2-3 सीटें भी मिल जाए तो ये बड़ी गनीमत है। अब तक जितने चुनाव हुए हैं, मतलब बिहार के अंदर जितने फेज़, 3 फेज़ हुए हैं, चौथा फेज़ है, इन चारों फेज़ की मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2-3 सीट बहुत मुश्किल से बीजेपी को मिलेगी। ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है और आने वाले फेजेज़ में स्थिति बीजेपी की और ख़राब है और मुझे लगता है कि आने वाले फेजेज़ में मिलना और मुश्किल है। हम लोग यहाँ पर क्लीन स्वीप करेंगे और मुझे लगता है कि 30 से अधिकतम सीटें हम लोग लेकर आएंगे। इंडिया अलायंस, जी जी, इंडिया अलायंस, जिसको ठगबंधन कहा जा रहा था, भारी पड़ने लगा। देखिए, मोदी जी जो है को मैंने ये कहा कि भाई आपकी पार्टी का नाम बीजेपी है, ठीक है, तो बीजेपी का मतलब क्या है? तो लोगों ने उनसे पूछा तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था उस समय तक, लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया कि ये बड़का झुट्टा पार्टी है। तो मैं नीतीश जी की बात को दोहराता हूँ कि ये लोग तो बड़का झुट्टा लोग हैं, तो ये तो कुछ भी बोलेगा। जैसे अपने लोगों को ठगा इन्होंने 10 साल, उनको ऐसे ही लगता है कि दूसरा आदमी भी ठगेगा। हमारे वादे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारी जो गारंटियाँ हैं वो मोदी की गारंटी नहीं है जो फर्जी हो। हमारा लिफाफा खाली नहीं है मोदी के लिफाफे की तरह, हमारी बातें झूठी नहीं है मोदी के वादों की तरह। मोदी के वादे झूठे थे। मोदी ने कहा था कि पेट्रोल 40 रुपये का हो जाएगा, डीजल 30 रुपये का हो जाएगा। कौन झूठ बोल रहा है आप बताइए? मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। कौन झूठ बोल रहा है ये बताइए? जो 5 किलो राशन खाती थी जनता, उनका भी यही जवाब है कि अब परिवर्तन की लहर चल रही है, हवा चल रही है, अब बदलाव होगा, अब रोजगार का मुद्दा होगा। चाहे मोदी सरकार मंदिर बना दे, राम मंदिर बना दे, कोई असर नहीं देखा जाएगा। बच्चों को रोजगार चाहिए, कल कारखाने चाहिए मजदूरों को, और वो सपना पूरा हो जब हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज पर बैठेंगे। तो उन तमाम मुद्दों में कहीं ना कहीं मोदी सरकार फेल हुई, जिसकी वजह से जनता जवाब देने के लिए तैयार है। और 4 जून का इंतजार बेसब्री से जनता, यानी देश की जनता कह रही है कि कहीं ना कहीं सरकार बदलेगी। अब देखना होगा, इंतजार कीजिए 4 जून तक का। कहीं ना कहीं बदलाव का जो आसार है वो नजर आ रहे हैं। ये मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि रेशियो सामने आ रहे हैं सभी राज्यों से। और दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो बड़े बड़े पत्रकार जो कि गोदी मीडिया कहलाते थे, वो खुद कैमरे के सामने मना कर रहे हैं कि अगर मैंने मुंह खोल दिया, सच बोल दिया, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे चेहरे होंगे जो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। चुनाव पर इसका असर होगा। शायद आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आप लोगों को नाम पता चल गया होगा, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया सर।